चलो सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कहाँ पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे, इज इट राइट? एग्जाम्स आर ओवर बीकॉम के। ओके ग्रेट। पिछले लेक्चर्स देखे या देखने ओके। तो जो आज से ज्वाइन कर रहे हैं, मे बी आज आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, बट आप जैसे ही पिछले लेक्चर्स देख लोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतना भी नहीं है मतलब समझ में नहीं आएगा मतलब कुछ भी समझेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप बैठे रहिए, बट पिछले लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करिएगा। ठीक है, फाइन। शैल वी प्रोसीड? यस। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे हम लोग। ए लिमिटेड का क्वेश्चन था, मतलब हम लोग किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? अल्फा लिमिटेड के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे थे। डायरेक्टली परचेस का ट्रांजैक्शन दिया है। अल्फा लिमिटेड परचेस्ड 13.5% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच ऑफ पी लिमिटेड ऑन 1 मई 2017। आई थिंक हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया था। यस। तो 1 मई 2017 को 105 रुपीज कम इंटरेस्ट प्राइस के बेसिस पे अल्फा लिमिटेड ने पी लिमिटेड के 13.5% डिबेंचर्स खरीदे हैं। तो हमने पहले वर्किंग नोट 1 बनाया। कम इंटरेस्ट प्राइस कितना आया हमारा? 5,25,000। 5,000 डिबेंचर्स इंटू 105। फिर इंटरेस्ट एक्रूड फॉर 1 मंथ हमने निकाला 5,625 एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ डिबेंचर बिकेम 5,19,375। मतलब हमें समझ में आ गया कि हम लोग 5,25,000 पे तो करेंगे, लेकिन उसमें से 5,625 इंटरेस्ट पे करना है हमें एंड 5,19,375 इन्वेस्टमेंट का पे करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री हमने क्या बनाई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,19,375, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5,625 टू बैंक अकाउंट 5,25,000। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? फाइन। देन वी प्रिपेयर्ड वी पास दैट एंट्री। उसके बाद और एक परचेस हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन 31st मार्च एंड 30th सितंबर रिस्पेक्टिवली। नोटेड। ऑन 1st August 2017 company again purchased 2,500 debentures at 102.50 each on कम इंटरेस्ट बेसिस। बट एग्जैक्टली ओके 1 अगस्त को खरीदा है, इज इट राइट? तो हमने वापस से इसका क्या निकाला? एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकाला। कम इंटरेस्ट प्राइस हो जाता है 2,56,250 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ये। तो इंटरेस्ट हमने सेपरेट किया 11,250 एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस आ गया 2,45,000। इस एंट्री को कैसे पढ़ेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2,45,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 11,250 टू बैंक अकाउंट 2,56,250। इज इट राइट? यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी, उसके बाद समय हो गया, हमने लेक्चर बंद कर दिया। इज इट राइट? क्या आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया? नहीं किया? मैंने बोला भी था कि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे करके। ठीक है, गुड। कितने ओबीडियंट हो आप लोग, गुड। हाँ। ऑन 1 अक्टूबर 2017, सॉरी पहले हमें इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स देखने हैं। इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो दोस्तों यहां पे ध्यान देंगे, 1 अगस्त के बाद अगला ट्रांजैक्शन डायरेक्टली अक्टूबर 1 को हुआ है, लेकिन इन बिटवीन दीज 2 डेट्स देयर इज वन मोर इवेंट टू रिकॉर्ड, दैट इज इंटरेस्ट रिसिट। बराबर है ना? तो हमें रिसीव होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हेल्ड बाय अस। तो वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एंट्री, बट मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30th September 2017। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30th September 2017। चलो बच्चों, राइट हैंड साइड नहीं, पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड ऑन दिस डेट।
बताओ। पहले से हमारे पास, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट रेफर करना है। पहले से हमारे पास 5,000 डिबेंचर्स हैं, और नहीं, 5,000 डिबेंचर पहले खरीदे और बाद में 2,500 खरीदे, टोटल 7,500 डिबेंचर्स है अपने पास। इंटरेस्ट पीरियड कौन सा होगा? कंपनी ने आखिरी बार इंटरेस्ट 31 मार्च को पे किया था, तो 1 अप्रैल 17 से 30 सितंबर 17, दैट इज 6 मंथ्स। डायरेक्टली इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7,500 डिबेंचर्स है। कितने में खरीदे हैं बिल्कुल मैटर नहीं करता है, क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13.5% एंड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इज 6 मंथ्स। तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। $50,625। ओके जी, फाइन। इंटरेस्ट मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तारीख होगी 2017 सितंबर 30 बाय बैंक। वर्किंग नोट रेफरेंस लिखना जरूर है आपको। 3 इंटरेस्ट कॉलम 50,625, इन्वेस्टमेंट कॉलम डैश। करेक्ट है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज डन ऑन, इंटरेस्ट इज डन, राइट। अगला ट्रांजैक्शन ऑन 1 अक्टूबर 2017। इज देयर एनीथिंग पेंडिंग? नहीं ना? हाँ। On 1 October 2017, company sold 2,000 debentures at 103 each on X interest basis। तो दोस्तों कल ही हमें इंटरेस्ट मिला था। कौन से तारीख को? 30 सितंबर को। और अगले दिन बराबर एग्जैक्टली नेक्स्ट डे पे हमने 2,000 डिबेंचर 103 रुपए एक्स इंटरेस्ट प्राइस से बेच दिए। तो कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमें यहां पे कलेक्ट करना है क्या? बिल्कुल कलेक्ट कर ही नहीं सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको कल तक का इंटरेस्ट पूरा मिल चुका है। जैसे ही इंटरेस्ट मिला उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, तो इस पे कोई इंटरेस्ट एक्रूड नहीं है। तो यहीं पे यहाँ पे जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है उतना ही अमाउंट हमें मिलने वाला है। सेल करेंगे तो उतना ही अमाउंट हमें मिलेगा। कोई यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह है क्या क्वेश्चन में? नहीं ना? हाँ, तो बस डायरेक्टली भी एंट्री कर सकता हूं बिना वर्किंग नोट प्रिपेयर किए, बट फिर भी मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। वर्किंग नोट नंबर 4, सेल डिटेल्स ऑन 1 अक्टूबर 17। राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए, एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू 2,000 डिबेंचर बेचे मैंने, एंड टर्म के अनुसार 103 रुपीज इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। 2,06,000 इज द टोटल सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या आपको कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड है? तो नील लिखूंगा मैं, क्योंकि कल ही आपको इंटरेस्ट मिला था। आपको जो भी इंटरेस्ट 30 सितंबर तक का मिलना चाहिए वो ऑलरेडी आपके बैंक खाते में जमा हो चुका है। 1 अक्टूबर से आगे इंटरेस्ट किसको मिलेगा? नए होल्डर को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इज इट राइट? इस और वैसे भी कल तक का इंटरेस्ट पूरा क्लियर हो गया, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम हिम। इज इट क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर सी, फाइनल कम इंटरेस्ट प्राइस बोलो या फिर सेल वैल्यू बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कम इंटरेस्ट प्राइस कितना आता है? सेम आता है, 2,06,000। दिस टाइम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 2,06,000 इन्वेस्टमेंट के मिले ऐसा मान लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बाय बैंक
नंबर ऑफ शेयर्स बेचे 2000, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बेचे 2000, इंटरेस्ट कॉलम डैश, अमाउंट इन्वेस्टमेंट कॉलम 2,06,000, तारीख होगी अक्टूबर 1। वेन एवर देर इज सेल, आइदर आपको प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। तो यहीं पे इसी वर्किंग नोट में मैं अगले लाइन पे लिखता हूँ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, सेल वैल्यू। दोस्तों बताइए 2000 यूनिट बेचे, उसकी सेल वैल्यू कितनी है? 2,06,000। करेक्ट है क्या? कौन से लॉट में से ये बेची है? कहां पे बोला है फर्स्ट लॉट? ट्रांजैक्शन वापस से पढ़ता हूं, ध्यान देना। ऑन 1 अक्टूबर 17 कंपनी सोल्ड 2000 डिबेंचर्स एट 103 ईच ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस। तो दोस्तों कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोला है कि ये देखो हमने पहली बार 5000 डिबेंचर खरीदे, बराबर है। वो लगभग कितने रुपए में पड़े हमें? जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो यहाँ पे। 5,19,375 डिवाइडेड बाय 5000, तो 103.875 में एक यूनिट पड़ा हमें। इज इट राइट? डिबेंचर का एक यूनिट हमें 103.875 में खरीदा है हमने। सेकेंड लॉट का देखो जरा, यानी 1 अगस्त को जो खरीदा 2,45,000 डिवाइडेड बाय 2,500, तो ये इस टाइम हमने 98 रुपीज पर डिबेंचर के हिसाब से यूनिट खरीद ली है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अभी मैंने जो 2000 यूनिट बेचे वो इस पहले लॉट से है या दूसरे लॉट से है, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। तो आपके पास एजम्पशन करने का चांस है, बट आगे जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, बराबर है क्या, आगे जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है यूजिंग एवरेज कॉस्ट बेसिस, यानी आप यहां पे फीफो मेथड यूज नहीं कर सकते हो, ना ही लीफो मेथड यूज कर सकते हो। तो कंपलसरी हमें कौन सा मेथड यूज करना है? एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करना है। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? फाइन। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में हमें हमारा जो परचेसेस है उसका एवरेज कॉस्ट कितना पड़ा वो निकालना पड़ेगा, और उसमें से 2000 यूनिट हमने बेचे हैं। इज इट राइट और नॉट? तो मैं यहां पे डायरेक्टली कॉस्ट का कैलकुलेशन एवरेज कॉस्ट बेसिस पे करता हूं। लेस कॉस्ट ब्रैकेट में लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट। दोस्तों अगर फीफो मेथड होता, ध्यान से सुनिएगा, फीफो मेथड होता यहां पे, तो मैं कॉस्ट कैसे निकालता? 2000 यूनिट बेचे हैं और फीफो मेथड होता तो मैं पहले लॉट से ही उसको बेचता। बोलो हाँ या ना? तो उस केस में पहले लॉट का परचेस रेट कितना आया है? 103.875। एक यूनिट मैंने कितने में परचेस किया था उस वक्त? 103.875 इंटू 2000 यूनिट करता, टोटल अमाउंट मिल जाती। उसको कंपेयर करता सेल वैल्यू के साथ। खरीदा 103.875 में, बेचा उसको 103 रुपीज में, तो फायदा होता या नुकसान होता? नुकसान हो जाता। 0.875 पर यूनिट का नुकसान हो जाता। बोलो हाँ या ना? अगर मैं लीफो मेथड एज्यूम करता तो मैंने लास्ट कौन सा लॉट खरीदा है? 2500 यूनिट का। समझ में आ रही है बात? तो इसमें से मैं 2000 यूनिट बेचता, यहां पे 98 में खरीद रहा हूं और बेच कितने में रहा हूं? 103 में। तो यहां पे फायदा दिख जाता। यानी आपकी मेथड कैसे आपके अकाउंट पे इंपैक्ट कर रही है वो मैं यहां पे सजेस्ट आपको बता रहा हूं। इज इट राइट? फाइन। बट अभी आपको लीफो भी यूज नहीं करना है, फीफो भी यूज नहीं करना है, इन दोनों का एवरेज प्राइस निकालना है। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज? चलो बताओ, लॉट नंबर 1 आपने कितने में खरीदा है? 5,19,375 में, 5,19,375 में। लॉट बी आपने टोटल कितने रुपए में खरीदा है? 2,45,000 में। तो कुल मिला के आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, जिसमें आपके पास टोटल में कितने यूनिट आए हैं?
5,000 पहले लौट के, 2,500 दूसरे लौट के। तो ये आपको एक डिबेंचर का कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकाल के देगा। 519,375 प्लस 2,45,000 मीन्स आई हैव स्पेंट 7,64,375 for 7,500 debentures. So my one debenture costs me around 101.92. Is it right? Into how many units have I sold? 2,000. तो बिना राउंड किए कैलकुलेटर पे ही 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, आपकी कॉस्ट निकल के आती है 2,03,833. Is everyone getting this calculation? This is average cost basis. सिंपल है. ओके. पॉइंट नंबर सी. अब दोस्तों 2,03,000 में खरीदी हुई चीज 2,06,000 में बेच रहे हो, फायदा है या नुकसान है? फायदा. 2167 का क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल. मित्रों, जब कभी भी प्रॉफिट होता है हम लोग पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा देन? इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर 3-4 ना, कौन से कॉलम में जाएगा? डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कॉलम में. 2167. डेट कौन सा लिखेंगे? अक्टूबर 1. क्वांटिटी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट कॉलम में भी कुछ नहीं आए. ओके दोस्तों, फाइन. आगे बढ़ते हैं. दैट्स इट. आगे क्या पूछा है आपको? द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट द क्लोज ऑफ द ईयर 106. इनका ईयर एंड कौन सा है? 31 दिसंबर. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड. तो दोस्तों सारे ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं. एज पर AS 13 इन्वेस्टमेंट हमने पहले रिकॉर्ड किए एट कॉस्ट. सिंस दीज आर करंट इन्वेस्टमेंट, इजंट इट? खरीदे बेचे, क्लियर कट इंडिकेशन है कि हम इसको होल्ड नहीं कर रहे, हम इसको बीच बीच में बेच रहे, मतलब हमें यहाँ पे फायदा कमाना है. इज इट राइट? और एक सेल पे आपको क्या हुआ है? फायदा भी हो गया है. तो दीज आर द करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स के नियमों के अनुसार सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हमें बैलेंस शीट डेट पे करना पड़ेगा. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का रूल क्या है? कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. कॉस्ट अभी अपना कितना आया था? एक बार आपने एवरेज कॉस्ट निकाल के देखा है? देखो एक यूनिट का बताइए ना. 101.92 समथिंग आया था. इज इट राइट? ये अपना एवरेज कॉस्ट है एक यूनिट का. उसमें से 2,000 यूनिट बेचे वो अलग बात है, बट अभी जो बचे हैं मेरे पास 7,500 में से कितने गए? 2,000 गए. तो बचे हुए 5,500 यूनिट का एवरेज कॉस्ट भी यही रहेगा ना. 5,500 यूनिट का एवरेज कॉस्ट 101.92 ही रहेगा. एंड उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 106 है. तो दिस टाइम इन्वेस्टमेंट्स आपके कॉस्ट पे ही दिखेंगे. बट मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन में अल्टरेशन कर रहा हूं. इफ यू अलाउ मी टू डू दैट. ओके, मैं जानबूझ के जरा इसको कम करके लेता हूं सो दैट ये केस भी अपने सिलेबस में कवर हो जाए. आपके मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए हैं. अभी ये आरटीपी का क्वेश्चन है. आपके मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नीचे गया हुआ एग्जांपल नहीं दिया है. मैं यहाँ पे जानबूझ के मार्केट वैल्यू चेंज करूँ क्या? ओके, तो मैं ये मार्केट वैल्यू लेता हूँ 90 रुपीज. चलेगा? कितना ले रहा हूँ? 90 रुपीज. ठीक है. तो अब आप एक काम करिए, आपने क्वेश्चन का हेडिंग जहां पे लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है? 4 ना. जहां पे आपने ये नंबर लिखा है वहां पे लिखिए सॉल्व एज्यूमिंग मार्केट वैल्यू ऑन बैलेंस शीट डेट एज ₹90. ओके, तो चलो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हैं. वर्किंग नोट नंबर 5. बट बिफोर दैट 31 दिसंबर के पहले इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिलने वाला है क्या? 30 सितंबर को मिला है इंटरेस्ट डायरेक्टली. अब अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा?
31 मार्च को। हम अकाउंट क्लोज कब कर रहे हैं? 31 दिसंबर को। तो कुछ करना बाकी है या आगे बढ़ू वैल्यूएशन के साथ? इंटरेस्ट एक्रूड है ना 3 महीने का, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन कितने डिवेंचर्स का इंटरेस्ट आप यहां पे एक्रूड रिकॉर्ड करोगे? दोस्तों 5000 पहले से अपने पास पहले खरीदे थे, 2500 यूनिट बाद में खरीदे, तो 7500 यूनिट पे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन उसमें से 2000 यूनिट आपने ऑलरेडी अक्टूबर 1 को बेचे हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो 2000 यूनिट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या? आंसर इज नो, बराबर है ना, क्योंकि वो बेच दिए तो वो किसी दूसरे के नाम पे हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट दूसरे को मिलेगा। और अगर इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लेना भी है हमें मिलने वाला भी है, अभी 1 अक्टूबर को बेचा इसलिए इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, अगर ये 30 अक्टूबर को बेचा होता तो इन 2000 यूनिट्स पे आपको अक्टूबर महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन वो मैं सेल करते वक्त सामने वाले पार्टी से पहले ही वसूल कर लेता। तो हमारे जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट्स है, इंटरेस्ट रिसीवेबल का जो अब हम एंट्री मारने वाले हैं, उसमें बस नंबर ऑफ डिवेंचर्स हेल्ड ऑन 31 दिसंबर ही चेक करने हमें। तो 31 दिसंबर को हमारे पास कितने डिवेंचर्स है? 5500। तो एक वर्किंग नोट उसका पहले बनाते हैं और उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट नंबर 6 बनाते हैं वैल्यूएशन का। वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट accrued but not received on 31st December. Number of debentures held on 31st December 17। तो दोस्तों कितने यूनिट है मेरे पास? 5500। पीरियड 3 months, अक्टूबर 1 to दिसंबर 31। करेक्ट है क्या दोस्तों? इंटरेस्ट इज इक्वल टू, चलो बताओ फटाफट, 5500 यूनिट इंटू 100 रुपीज फेस वैल्यू के 13.5% का इंटरेस्ट रेट इंटू 3/12, 856, राउंड करके बताओ, 8563। इज एवरीवन गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? 18,000, ओके ओके, 18,563। इज एवरीवन गेटिंग दिस? बच्चों समझ में आ रहा है? इसका क्या करेंगे? अभी एंट्री मार सकते हैं। एंट्री मारनी है तो क्या एंट्री बस मारनी पड़ेगी आपको? ये इनकम दिखाना है, एक्रूअल कंसेप्ट। ये मिला नहीं है बट इस अकाउंटिंग पीरियड का है ना इंटरेस्ट, मिलेगा कब? 31 मार्च को। तो हमें रुकना नहीं है उसके लिए अकाउंटिंग, ओके। तो हमें ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज ए इनकम। तो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, विच अकाउंट यू आर गोइंग टू डेबिट? इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो एंट्री ही मारनी है तो यही एंट्री होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मतलब इंटरेस्ट अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, ये ध्यान में रखना। बट आईसीएआई इसको कहां पे दिखाता है? बैलेंस कैरिड डाउन में दिखा देता है। इन्वेस्टमेंट के बैलेंस के साथ इंटरेस्ट कॉलम में ये बैलेंस दिखा देता है, ठीक है ना। लेकिन हम उसको समझेंगे कैसे? ये एंट्री मारी है उन्होंने, इंटरेस्ट क्रेडिट करने का ऑब्जेक्टिव है ना आपका, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो गया, उससे मतलब रखो। क्लियर है क्या? तो इंटरेस्ट अकाउंट में मोस्टली कभी बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आईसीएआई ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट के साथ ही इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है। तो ये बता रहा है कि इस बैलेंस पे इतना इंटरेस्ट अभी भी आना बाकी है जो अगले साल आएगा। इज इट राइट और नॉट? फाइन। तो ये बाद में हम बैलेंस के साथ लिखेंगे 18,563। वर्किंग नोट नंबर 6 अब कौन सा बनेगा? बट वेट, मुझे कुछ कंसर्न्स है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मान लो अभी ये 5500 कैसे निकाला? 7000 यूनिट हमारे पास थे 1 अक्टूबर के पहले, उसमें से मैंने 2000 बेच दिए। सॉरी, 7500 यूनिट थे, उसमें से मैंने 2000 यूनिट बेच दिए, तो बचे 5500। अब जरा ध्यान से सुनो दोस्तों, ये 2000 यूनिट बेचे कब? अक्टूबर 1 को।
इसके पहले इन 2000 यूनिट पे इंटरेस्ट कब मिला था? सितंबर 30 को। तो एनी हाउ आपको इन 2000 यूनिट्स पे कोई इंटरेस्ट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्टूबर 1 को इसका ओनर कोई दूसरा बन गया, वहां से आगे उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बराबर है कि नहीं? बट अगर यही ट्रांजैक्शन अक्टूबर 31 को हुआ होता या फिर नवंबर 1 को हुआ होता, तो आपको अक्टूबर महीने का पूरा इंटरेस्ट मिलना चाहिए था कि नहीं इस 2000 यूनिट पे? तो फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप ऐसे करते क्या, 5500 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 3:12 प्लस 2000 यूनिट इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 1/12। ऐसा कैलकुलेशन करता क्या मैं? नहीं, ये इंटरेस्ट एनी हाउ आपको नहीं मिलने वाला है। ये किसको मिलेगा? 2000 यूनिट बेच दिए 1 नवंबर को, तो उसको डायरेक्टली 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा, जो सेकेंड ओनर है ना अभी उसको मिलेगा 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट। इसीलिए आपने वो इंटरेस्ट बेचते समय ही उसके पास से वसूल किया होता है। तो सेल के साथ ही हम लोग ये इंटरेस्ट वसूल करते हैं, जो भी अमाउंट आएगा वो। ये कंपनी हमें नहीं पे करती 2000 यूनिट पे इंटरेस्ट। अभी कंपनी आपका नाम 5500 डिबेंचर्स के लिए देख रही है उनके रिकॉर्ड्स में, तो आपको 5500 डिबेंचर पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी मान लो आपने बीच में ही कोई डिबेंचर्स किसी थर्ड पार्टी को सेल किए हैं, तो उसके पास से इंटरेस्ट लेना ना भूलिएगा। इसीलिए तो हमने वो एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ा है। क्लियर है क्या दोस्तों? बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट एक्सप्लेन किया। नाउ वर्किंग नोट नंबर 6, subsequent recognition। on balance sheet date, subsequent recognition on balance sheet date। रूल क्या है दोस्तों फॉर करंट इन्वेस्टमेंट? कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू whichever is lower। cost of 5500 units, cost of 5500 यूनिट्स। वापस से कैलकुलेशन दिखाता हूं दोस्तों। 5,19,375 प्लस 2,45,000 डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 2500 यूनिट, मतलब 7,500 यूनिट हमने इतने रुपए में खरीदे, उसमें से 2000 बेच दिए, उसका कॉस्ट हमने ऊपर वाले वर्किंग नोट में ले लिया है। अभी हमारे पास बचे कितने हैं? 5500 यूनिट। तो कितना आता है 5500 यूनिट का कॉस्ट? $5,60,000 नहीं 5,60,542 करेक्ट है क्या? ये कॉस्ट है 5500 यूनिट का। फेयर वैल्यू यहां पे कैलकुलेशन दिखाता हूं, 5500 यूनिट इंटू मैंने क्वेश्चन में कितना दिया है 90 रुपीज। आप यहां पे ऐसा पेंसिल से एरो करके लिखो, क्वेश्चन इज चेंज्ड, बराबर है ना? नहीं तो क्वेश्चन में आप देखोगे कितना है 106 रुपए है, और आप लोग यहाँ पे दिमाग लगा लगा के पागल हो गए हो कि सर ने 90 रुपीज़ क्यों लिया। क्वेश्चन मैंने चेंज करके दिया है सो दैट आपको ये भी समझ में आ जाए कि अगर फेयर वैल्यू कॉस्ट से कम है तो अकाउंटिंग कैसे करना है, बराबर है ना? तो 5500 यूनिट इंटू 90 रुपीज़, यानी हमारे इन डिबेंचर की मार्केट में वैल्यू कितनी है 4,95,000। तो इन दोनों का विचेवर इज लोअर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड एट ₹4,95,000। करेक्ट है क्या दोस्तों? तो हम 4,95,000 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस दिखाएंगे। चलो शाल वी प्रोसीड। तो
तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाइए, तारीख लिखेंगे December 31st, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5500 यूनिट है। इंटरेस्ट का कितना अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड है, कैरिड डाउन है 18,562 563, ओके 18,563। एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कितना दिखेगा 4,95,000। वर्किंग नोट नंबर 6, ओके वर्किंग नोट नंबर 6। एंड इन्वेस्टमेंट का ये जो इंटरेस्ट है एक्रूड, ये वर्किंग नोट नंबर 5 में निकाला है। करेक्ट है क्या बच्चों? नाउ वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, यस यू कैन क्लोज इट। क्वांटिटी कॉलम का टोटल मैं बताऊंगा 7,500। क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस बार टैली होगा? आंसर इज नो। बराबर है ना, देयर विल बी डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिफरेंस टोटल बताइए कितना आता है? $7,66,542 इज द टोटल। उसमें से 2,06,000 माइनस 4,95,000 65,542। जगह छोड़ी नहीं है हमने। एक्चुअली एक लाइन यहाँ पे छोड़नी चाहिए थी हमें, क्योंकि हमें पता था कि लॉस आने वाला है। इज इट राइट? अब छोड़ी नहीं है तो लास्ट लाइन पे मत लिखना, यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट कर लेना। December 31 क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है क्या दोस्तों? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई रिपीट, लास्ट लाइन पे हमें बैलेंस कैरिड डाउन ही लिखना है, तो ऊपर वाले लाइन पे बीच में लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस ऑन रीवैल्यू सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन है, जो P&L को भेजना है। ऐसे कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 5,60,542। वही उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 4,95,000। इन्वेस्टमेंट का नेचर कौन सा है? करंट इन्वेस्टमेंट, यानी नियर फ्यूचर में आप इसको बेचने वाले हो, तो बेचने वाले हैं तो फ्यूचर में होने वाला लॉस आज ही रिकॉर्ड कर दो। इन्वेस्टमेंट को घटा के दिखाओ। 560,542 का मेरा कॉस्ट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्डेड था। अगर मैं कुछ नहीं करता ना ये, तो मेरा बैलेंस कितना आने वाला था इन्वेस्टमेंट का? 5,60,542 ही आता। बट नाउ सिंस द मार्केट वैल्यू इज लोअर देन दिस, आई विल बी कीपिंग द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, रिजल्टिंग लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू द P&L अकाउंट। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? बोलो बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आगे बढ़ो। फाइन, सॉरी वेट, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक क्वेश्चन। इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज किया, क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर ना, व्हाट इज इट? 69,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया गलती से टोटल 69,188। उसमें से 5625 गया, 11,250 गए, 52,313। ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा? टू P&L अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस हम ईयर एंड को कहाँ पे भेजते हैं? P&L को। बात खत्म। सर इन्वेस्टमेंट का तो लेकिन बैलेंस नहीं भेजना था ना बेटा। इन्वेस्टमेंट पे वो जो नुकसान हुआ है 65,000 का, वो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का नुकसान है। AS 13 में बोला है कि ये नुकसान हमें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? और कहाँ पे भेजना पड़ेगा? Any reduction to the fair value will be transferred to P&L account. Do you remember that line? Okay, great. चलो, तो हमारा फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी फिलहाल जो सेपरेट क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। अभी कंबाइन क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, बट पहले हम वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी पढ़ते हैं, उसके बाद कंबाइन क्वेश्चंस देखते हैं।
चलेगा ना? फाइन, यानी अभी वापस से ये आएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस कंबाइन वाले क्वेश्चन में, ठीक है? चलो, राइट डाउन द टाइटल, अकाउंटिंग ऑफ वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले हमें सोचना पड़ता है बैठ के। कभी कभार बैठ लिया करो आराम से अपने घर में टेबल पे, जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहाँ पे ऐसे ही बैठना है और सोचना है। मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है क्या, बाय द वे क्या करना है हमें, इसके बारे में 2 मिनट सोचना है। प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते बहुत कम है, हम बस रेस में लगे हुए हैं, हमें ये ख़त्म करना है वो ख़त्म करना है। बैठो आराम से 5 मिनट, मोबाइल साइड में रखो, ठीक है? हर वक्त जब स्टडी करने के लिए आप बैठ जाते हो तो पहला डिसिप्लिन आपको ये लगाना है कि मैं 2 घंटे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। 2 घंटे के बाद मैं जो करना है वो करो, मोबाइल पे 15 मिनट का गिफ्ट दे दो अपने आप को। बट फिलहाल जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हो सबसे पहले मोबाइल साइड में रखो, एयरप्लेन मोड करना है या फिर साइलेंट करना है, पूरा स्क्रीन ब्लैकआउट करके उल्टा रखना है, लाइट भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि क्या है वहाँ पे एक आध नोटिफिकेशन आया, डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग। फिर पढ़ाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट की चल रही है तो बैठो और सोचो कि क्या है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। कुछ नहीं, हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, उसके ऊपर इनकम कमाएंगे, कभी कभार इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, एंड बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, खत्म। फिर इन्वेस्टमेंट को हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट 2 कैटेगरीज में बढ़ते हैं, बराबर है ना? कौन से? कुछ इन्वेस्टमेंट आपको फिक्स्ड इनकम कमा के देते हैं, जैसे यहाँ पे 100% आपको गारंटी है कि हाँ 8% का ब्याज हर महीने का मिलेगा, मतलब मिलेगा, कौन से तारीख को मिलेगा ये भी आपको पहले से बताया जाता है। तो इसमें हमें इनकम का अकाउंटिंग करने के लिए एक्रूअल कंसेप्ट का यूज करने का स्कोप है। आई रिपीट, डिबेंचर के केस में, जो कि एक फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी है, उसके केस में हमें इनकम का अकाउंटिंग करने के लिए एक्रूअल बेसिस यूज करने का स्कोप है, बिकॉज कंपनी ने प्रॉमिस दिया है कि हम हर दिन पूरे साल में आपको 12% का इंटरेस्ट रेट देंगे, मतलब देंगे। एंड अगर आप कंपनी लॉ आगे जाके पढ़ते हो तब आपको दिखाई देगा कि देर आर मेनी पेनल्टीज लेविड ऑन द कंपनी इफ दे मेक एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स इज द सेफेस्ट लाइबिलिटी होल्डर ऑफ द कंपनी, उसको सब कुछ देना है। कंपनी के ऊपर बहुत सारी पाबंदी लगाई जाती है अगर डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट रुक जाता है तो। यानी इतना डिबेंचर होल्डर्स को सीरियसली लेता है कंपनीज एक्ट। समझ में आ रहा है क्या? लोगों का पैसा है, कंपनीज एक्ट ने रूल्स ही ऐसे बनाए हैं कि लोगों के पैसे डूबने नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? फिर भी कुछ कुछ कंपनियां होती है जो रूल तोड़ के डिबेंचर होल्डर्स का पैसा डुबा भी सकती है। मतलब रिस्क इज ऑलवेज देयर इन कंपनी। रिस्क कहाँ पे नहीं है? आप बैंक में एफडी करते हो तो आपको पक्का यकीन है कि बैंक का पूरा एफडी का पैसा वापस मिल जाएगा आपको? अगर बैंक डूब गई, मान लो बैंक में कोई फ्रॉड हो गया, डायरेक्टर लोगों ने मिलकर फ्रॉड कर दिया और सब लोग भाग गए पैसा लेके, तो बैंक कहां से पैसे ला के देगी? तो एफडी की कोई गारंटी है क्या आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी है कि बैंक पे नहीं करता है तो हम पे करेंगे? कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाए, ये गारंटी आपको नहीं मिल सकती है। कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है ना? कुछ अमाउंट इंश्योर्ड रहती है एफडी की, वो परसेंटेज बहुत ही कम है। मतलब एफडी भी सेफ नहीं है बाय द वे, बट फिर भी क्या है, हमारा बैंक पे ज्यादा भरोसा है रादर देन कंपनी, बिकॉज बैंक मोस्टली पब्लिक का पैसा यूज करती है तो वो कॉशियसली बिजनेस करते हैं। ये बिजनेसमैन जो होते हैं, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिबेंचर इशू किए और आपने मान लो खरीद लिए, तो रिलायंस आपका पैसा कहाँ पे खर्च कर रहा है वो सोच समझ के करेगा जरूर, बट उसमें लॉसेस होने की भी चांसेस है। दे प्ले रिस्की गेम्स, राइट? कंपनियां रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वो मान लो किसी प्लांट में इन्वेस्टमेंट कर दिया और मान लो वहां पे ही बिजनेस ठप हो गया, वहां से इनकम नहीं आ रहा है तो आपको पैसे कैसे दिए जाएंगे? क्लियर है कि नहीं?
हाँ, बट डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले पैसे देना है, ऐसा कंपनी का नियम है। तो कंपनी के केस में ये श्योर है कि डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा। इसीलिए इन्वेस्टर खुश है। आप इन्वेस्टर के एंगल से अकाउंटिंग करते हो, ये बात भी आपको अभी तक समझ में आनी चाहिए। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कुछ चीजें सॉर्ट करो। मैं किसका अकाउंटिंग कर रहा हूं? जो डिबेंचर इशू कर रही है उस कंपनी का अकाउंटिंग कर रहा हूं, या मैं डिबेंचर खरीदने वाले के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा हूं? खरीदने वाले के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब AS 13 इन्वेस्टर के लिए एप्लीकेबल है। जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसने अकाउंटिंग कैसे करना है, सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, याद है ना? इशू ऑफ डिबेंचर, वो कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग था। अभी हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं? इन्वेस्टर के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। मतलब जो डिबेंचर खरीद रहा है ना बंदा, उसके बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब उसके बुक्स में ज्यादा से ज्यादा क्या ट्रांजैक्शन होंगे? डिबेंचर खरीदने का, डिबेंचर बेचने का, डिबेंचर पे इनकम कमाने का, और डिबेंचर बैलेंस शीट डेट पे AS 13 के अनुसार सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करने का। जिसने जिंदगी में AS 13 पढ़ा ही नहीं, उसको ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात पता ही नहीं। समझ में आया क्या? तो उसके लिए तो 3 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, परचेस, सेल एंड इनकम। बराबर बोल रहा हूं मैं? इससे आगे क्या है इस चैप्टर में, बोलो? लेकिन सर वो परचेस करते समय कॉम्प्लिकेशन ना, इंटरेस्ट देना है, लेना है, उसके लिए कंसेप्ट समझो ना आप लोग। और मैंने पूरा कंसेप्चुअली आपको पढ़ाया है कि क्यों कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का सब्जेक्ट आता है। और ये अभी मान लो आप मिस्टर एक्स हो, नहीं सॉरी, कौन अपने एग्जांपल में क्या था? मिस्टर ए ने खरीदा था ना मिस्टर एक्स के पास से कुछ, तो भाई ओके। एनीवे, मिस्टर ए ने मान लो डिबेंचर्स खरीद लिए। इंटरेस्ट पेमेंट डेट पहले डिसाइड करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ओके, मिस्टर ए ने 1 जनवरी को मिस्टर एक्स के पास से डिबेंचर खरीदे। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 1 जनवरी के पहले, 30 सितंबर को। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 30 सितंबर से यानी 1 अक्टूबर से एक्स के पास इन्वेस्टमेंट कब तक थे? डिबेंचर्स में पैसा एक्स का कब तक लगा हुआ था? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, यानी 3 महीने पैसा किसका लगा हुआ था? एक्स का। 1 जनवरी को मिस्टर एक्स ने बेच दिए इन्वेस्टमेंट और अपने पैसे निकाल लिए। अब पैसा किसका लगेगा? ए का लगेगा। यानी टेक्निकली 1 जनवरी से आगे 31 मार्च तक कौन होल्ड करेगा इन्वेस्टमेंट को? ए होल्ड करेगा। उससे आगे भी ए होल्ड कर रहा है, ऐसा समझ लो। तो 1 जनवरी से आगे का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? ए को। लेकिन ए जब खरीद रहा है इन्वेस्टमेंट्स, डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं मैं अभी भी। ए जब डिबेंचर्स खरीद रहा है, ओके, तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट जो एक्स को मिलना चाहिए, 3 महीने का इंटरेस्ट जो एक्स को मिलना चाहिए, वो 1 जनवरी को ही ए क्यों पे कर रहा है? क्योंकि सर 31 मार्च को पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट ए को मिलेगा। क्या ये चीज 100% श्योर है? पक्का? और कंपनी ने नहीं दिया तो? कंपनी ने अगर मान लो 31 मार्च को डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे नहीं किया तो एक के तो वांदे हो जाएंगे। बात पकड़ में आ रही है क्या? बट ऐसा होता नहीं है। डिबेंचर होल्डर्स को बहुत सारी सिक्योरिटीज दे रखी है, तो पैसा पक्का मिलेगा, ये गारंटी है। इसलिए ए भी एडवांस में पैसे पे कर रहा है। सर क्यों बड़बड़ कर रहे हो? वही वाली बातें बार बार बता रहे हो। बेटा बात करते इस कॉन्टेक्स्ट में शेयर्स की। अभी वही एग्जांपल, अब ए क्या खरीद रहा है? शेयर्स खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? एक्स के पास से शेयर्स। 1 जनवरी तक शेयर्स किसने होल्ड करके रखे थे? एक्स ने। इसके पहले डिविडेंड कब मिला है शेयर्स के ऊपर? पता नहीं, कोई फिक्स डेट नहीं होती डिविडेंड के केस में। ओके, तो मान लो 2 साल पहले मिला था, तो एक्स क्या बोल रहा है? 2 साल से डिविडेंड पेंडिंग है। ओके, 2 साल से डिविडेंड पेंडिंग है। अभी मैं तुम्हें शेयर्स बेच रहा हूं ना, अभी तुम्हारे नाम पे शेयर्स हो जाएंगे, और ये सब डिविडेंड कब मिलेगा तुम्हें? सब का सब डिविडेंड तुम्हें मिल जाएगा आगे से।
तो मेरा 2 साल का डिविडेंड आज ही तुम मुझे दे दो परचेस करते समय, तो क्या ए डिविडेंड के पैसे एक्स्ट्रा देगा? देगा? विल यू गिव मी दैट मनी? शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा कोई कंपनी ने प्रॉमिस किया है? अगर मान लो ए ने पैसे दे दिए तुम्हारे कहने पे, और मान लो कंपनी ने फ्यूचर में डिविडेंड ही नहीं दिया, तो क्या तुम कंपनी के ऊपर कुछ केस वगैरह कर सकते हो? कंपनी ने ऐसा प्रॉमिस ही नहीं किया है, कंपनी ने डिविडेंड की बात ही नहीं की है कभी कि फिक्स डिविडेंड हम इतना इतना देंगे। बेटा अगर देना भी है तो कितने परसेंट से दोगे? ये कितने परसेंट से देगा? क्योंकि वो भी फिक्स नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी एंड वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यहां पे डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है। कंपनी के मन में आया तो 30% डिविडेंड भी दे देगी, नहीं तो 4-4 5-5 साल कंपनी एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। अभी मेरे पोर्टफोलियो में इतने कंपनियों के शेयर्स हैं, बट नालायक कुछ कुछ लोग डिविडेंड देते ही नहीं है। यस बैंक स्पेशली। एक ब्रेकअप होने में जितना दर्द होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मुझे दर्द यस बैंक ने दिया है। ठीक है, एनीवे जान दो, उसका डिविडेंड छोड़ो। मेन पैसे भी वापस आ जाए ना तो मैं आपको पार्टी दूंगा बुला बुला के। ऐसे हर बैच में मैं बोलता रहता हूँ, पैसा वापस आने का चांस ही नहीं है। जब भी खरीदता हूँ नीचे ही जाता है ना लायक। अभी 19 रुपए पे आया, कल परसों तो 20 की बात कर रहा था मैं। और 1 रुपए से घट गया, और यहां पे 1 रुपए से घटा मेरे को 15,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। जान दो, एक से बड़ा तो भी 15,000 का फायदा हो जाता है। होपिंग की 45 तक चला जाए। एनीवे आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था शेयर्स की। तो दोस्तों शेयर्स का ऐसा ही है, देखो यहां पे कोई डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है। मतलब जैसा आपका डिबेंचर्स के केस में एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट व्यवहार हो रहा था, यानी कुछ जो न्यू बायर है वो पुराने वाले सेलर को, पुराने वाले होल्डर को अलोंग विथ डिबेंचर्स मनी कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी पास ऑन करता था, ऐसा इस केस में बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक्स ने डिबेंचर्स कब तक होल्ड किए हैं, सॉरी शेयर्स कब तक होल्ड करे हैं? 31 दिसंबर तक। मान लो एक्स ने 31 दिसंबर को डिबेंचर्स, मान लो नहीं बेचा ही है, 1 जनवरी को ए को शेयर्स बेचा ही है, ओके। 5 जनवरी को कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। 5 जनवरी को कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, और उसका रिकॉर्ड डेट, अब ये रिकॉर्ड डेट नाम का एक कंसेप्ट मैं आपके सामने ला रहा हूं। कंपनी क्या करती है, जब भी कभी डिविडेंड अनाउंस करती है ना, एक डेट मेंशन करती है कि हाँ इस तारीख को जो जो हमारे कंपनी का शेयर होल्डर है ना, उसको हम लोग डिविडेंड देंगे। समझ में आ रहा है? तो रिकॉर्ड डेट 5 जनवरी ही डिसाइड हुआ। तो 5 जनवरी को कौन शेयर होल्डर है? ए शेयर होल्डर है। डिविडेंड मान लो 31 दिसंबर के पहले के फाइनेंशियल ईयर का मिल रहा है। कंपनी ने प्रॉफिट जो कमाए थे ना 31 दिसंबर के पहले के, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जा रहा है। मैं बात करूंगा, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाने भी वाला हूं। अब मजे की बात बस बता रहा हूं। 5 जनवरी को हु इज द ओनर ऑफ द शेयर्स? ए। तो पूरा का पूरा डिविडेंड किसको मिलता है? ए को मिलता है। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। मतलब एक्स का तो नसीब ही खराब है। बोलो हाँ या ना? बेचारे ने 31 दिसंबर तक शेयर्स होल्ड करके रखे, लेकिन पूरा डिविडेंड कौन खा गया? ए खा गया। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब एक्स फोन करता है ए को और बोलता है कि मेरा डिविडेंड प्लीज दे दो ना। तो ए डिविडेंड देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज ए को भी पता नहीं था। ये नसीब का खेल है शेयर्स। मतलब यहां पे कंपनी भी कोई एश्योरेंस नहीं दे रही है कि हम इस तारीख को डिविडेंड पे करेंगे, इतने % से पे करेंगे। इनफैक्ट कंपनी ने डिविडेंड सालों साल डिक्लेयर भी नहीं किया ना, तो भी चलता है। ऐसा कोई कमिटमेंट शेयर होल्डर को नहीं दिया है कि हम आपको डिविडेंड देंगे। क्लियर है क्या? तो लोग शेयर्स लेते क्यों हैं? पागल होते हैं ना लोग। कैपिटल एप्रिसिएशन है। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड भी देती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बीपीसीएल करके कंपनी है, हर साल डिविडेंड आता है मुझे, ठीक है, हर साल पैसे अकाउंट पे क्रेडिट कर देती है कंपनी।
एक एक बार तो 6-6 महीने में डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। तो ये सारी बातें क्या है डिविडेंड वगैरह, ये सारी अभी हमें समझनी है। ये सेम डिस्कशन आपके लॉ के सब्जेक्ट में, कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में होगा, सेक्शन वाइज, मतलब लॉ क्या बोलता है वो आप लॉ में पढ़ोगे। मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा बट विदाउट सेक्शन रेफरेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो लॉ में आप लोग बाकी सारी चीजें देख लो, वहां पे रिजोल्यूशन कौन सा लगता है, कौन डिविडेंड, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे अकाउंट्स में कंसेप्ट समझाने के लिए लगेगी वो मैं यहाँ पे डिस्कस जरूर करता हूँ, चलेगा। तो शैल वी स्टार्ट विथ अकाउंटिंग ऑफ वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। इसमें भी अभी देखो, इसमें भी आराम से पढ़ाई करने से पहले बैठते हैं, आराम से बैठो, सोचो जरा इसमें क्या क्या हो सकता है शेयर्स के केस में। वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी मतलब शेयर्स। अब इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, सोचो जरा क्या हो सकता है। परचेस ऑफ शेयर्स, देन सेल ऑफ शेयर्स, देन डिविडेंड मिलेगा, उसके साथ साथ अभी इसमें मल्टीपल रिटर्न्स मिलते हैं आपको। डिविडेंड भी मिल सकता है, नहीं तो बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, नहीं तो राइट शेयर्स मिल सकते हैं। तो तीन तीन प्रकार के रिटर्न का अकाउंटिंग कैसे करना है। डिविडेंड मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, ये एंट्री आपके दिमाग में आ रही होगी। बोनस शेयर मिले तो क्या एंट्री मारनी है इन्वेस्टर के बुक्स में। बोनस शेयर मतलब क्या, फोकट में मिले हुए शेयर्स, बराबर है कि नहीं। तो उस केस में क्या एंट्री मारनी है वो सीखनी है यहाँ पे। फिर राइट शेयर्स मिले तो क्या एंट्री करनी है, और राइट शेयर्स में और 2-3 झमेले हैं, बराबर है क्या। अब बात करते हैं, मतलब तीन ही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, और चौथी चीज ऑब्वियसली AS 13 का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अगर बैलेंस शीट डेट पे शेयर्स भी रखते हो अपने पास, कुछ भी इन्वेस्टमेंट में रखो, हर जगह पे आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना ही पड़ेगा। अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो, एंड लॉन्ग टर्म है तो भी करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का नियम थोड़ा सा अलग है, करंट का इन्वेस्टमेंट का नियम थोड़ा सा अलग है। बस यही चार चीजें यहाँ पे दोहरानी है। तो सर इसको सेपरेट क्यों किया, रीजन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। पहला रीजन क्या है, जैसे डिविडेंड आपको जैसे इंटरेस्ट आपको एश्योर्ड होता है, वैसे यहाँ पे डिविडेंड एश्योर्ड नहीं है। तो परचेस सेल तो इजी हो गया ना बेटा, इसमें मैं कितना एडिशनल अमाउंट डिविडेंड के तौर पे दे दूं ये हमें सोचना ही नहीं है। जो भी पैसा देना है वो किस चीज का देना है, शेयर्स का देना है। तो सामने वाले मिस्टर एक्स ने बताया कि एक शेयर मैं आपको 200 रुपए में बेचूंगा, बात खत्म। 200 रुपए उसके मुंह पे मारेंगे, हम एंट्री क्या मारेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी यहाँ पे ना ही एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट जैसा कोई कंसेप्ट है, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो ये तो आसान है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स, क्या बोलते हो। वहां पे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता था, इंटरेस्ट कितना दूं ये कैलकुलेट करना पड़ता था। यहाँ पे सिंपल है, आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मिस्टर ए परचेज 10,000 डिबेंचर्स फ्रॉम मिस्टर एक्स एट ₹200 ईच, बात खत्म। 10,000 इंटू 200 कितना आता है, 20 लाख समथिंग, 20 लाख वट एवर जो अमाउंट आ रहा है। तो हम उस अमाउंट से एंट्री कर देंगे, क्या एंट्री मारेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेल किया तो भी वही सीन, सेल करते वक्त भी आप कोई डिविडेंड की अपेक्षा मत करो, सामने वाला भी पागल नहीं है, वो बोलेगा कब मिलेगा डिविडेंड, मैं तुम्हें एडवांस में क्यों दूं, जब मिलेगा तब देखेंगे, और वो जब मिलेगा तब वो मेरा, तुम्हारा क्या संबंध, तुम्हें चाहिए तो रखो तुम तुम्हारे पास, मैं दूसरे से खरीद लेता हूं शेयर्स। शेयर्स बेचने वाले हजारों लोग हैं यहाँ पे, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसा एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, क्लियर है क्या। तो परचेस सेल का ट्रांजैक्शन बिल्कुल आसान सिंपल है। अब बात करते हैं इनकम की। यहाँ पे इनकम के रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है। इनकम में तीन प्रकार के इनकम है, डिविडेंड मिल सकता है, बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, राइट शेयर्स मिल सकते हैं, बात खत्म। और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन तो आपको पहले से आता है। शेयर्स जो जो आपके पास अलग अलग लॉट है उसकी कॉस्ट निकालो, उसकी फेयर वैल्यू आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर अप्लाई करो। करंट इन्वेस्टमेंट ही हो गए मोस्टली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट ही होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम बेचते हैं ही नहीं। हाँ ऑब्वियसली जब बेचेंगे तो नफा नुकसान होगा, वो भी रिकॉर्ड करना आपको आता है। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ शेयर्स विल बी कंपेयर्ड विद सेल वैल्यू। तो हमें बस इनकम के अकाउंटिंग के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। एंड ये जो एक मेन लाइन है ना बीच में शेयर्स में एंड डिबेंचर्स में, कौन सी, फिक्स्ड इनकम की, ये यहाँ पे नहीं है, वो फर्क हमें बस समझना है, ठीक है ना। आसान है यार, कुछ भी नहीं है, दिमाग ठंडा करके पढ़ेंगे समझ में आ ही जाएगा। चलो शैल वी स्टार्ट। तो राइट डाउन द टाइटल, अकाउंटिंग फॉर वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज।
जस्ट अ सेकेंड. Write down. Accounting of variable income bearing securities. That is shares. ठीक है, उसमें पॉइंट नंबर ए लिखना. फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो दोस्तों सेम टू सेम फॉर्मेट है, बस इंटरेस्ट कॉलम रिप्लेस होगा आप कौन से कॉलम से? डिविडेंड के कॉलम से. सेम ओनली same format of investment account is same, only interest column is to be replaced by dividend. तो दोस्तों ये देखो, ये रहा फॉर्मेट आपके बुक में दिया हुआ है. डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया क्या? अभी यहाँ पे शेयर्स के केस में इंस्टीट्यूट भी नॉमिनल वैल्यू का कॉलम नहीं बनाती है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का कॉलम बनाती है. हमने डिवेंचर के केस में भी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ही बनाना है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है. डिविडेंड कॉलम जो यहाँ पे इंटरेस्ट होता था, एंड अमाउंट कॉलम. अमाउंट कॉलम मतलब कौन सा अकाउंट है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट. एंड डिविडेंड कॉलम मतलब डिविडेंड अकाउंट. सर लेकिन डिविडेंड मिलता नहीं है ना. प्रॉमिस नहीं किया है, ये बोला है मैंने. अगर कंपनी के पास बहुत सारे फायदे हैं, पैसा पड़ा हुआ है, तो डिविडेंड भी कंपनी दे देगी. ओके फाइन. मिला तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. फाइन. ये डिविडेंड के नियम क्या होते हैं देखेंगे हम लोग, चलेगा? चलो, आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया. पॉइंट नंबर बी, अकाउंटिंग ऑन परचेस ऑब्लिक सेल ऑफ शेयर्स. तो जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो अकाउंटिंग कैसे करना है? यहां पे लिखेंगे पॉइंट टू रिमेंबर. उसमें रोमन 1, accrual of dividend. Accrual of dividend is not certain like interest. Accrual of dividend is not certain like interest on debentures. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सेंटेंस समझ में आ रहा है ना? शेयर्स के केस में डिविडेंड का एक्रूअल सर्टेन नहीं है, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. जैसे डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट सर्टेन था, वैसे शेयर्स के केस में डिविडेंड सर्टेन नहीं है. ठीक है, चलो दोस्तों, सब लोग ठीक हो ना? फ्राइडे आया इसलिए आज थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो क्या? ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है.
आपको होगा ऐसे, मतलब हर पर्सन का एक फीचर है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, थक जाते हैं, राइट। कुछ कुछ बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर अभी लाइव स्ट्रीम चल रहा है तो वहाँ से देखना पसंद करते हैं, घर में सर आराम से बैठ के देखेंगे। याद रखना, जिन लोगों ने फेस टू फेस के लिए एडमिशन लिया है, जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो ऑनलाइन करने दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने फेस टू फेस के लिए एडमिशन लिया है उनको हर रोज़ ऐसा लगेगा सुबह 7 बजे 8 बजे कि आज क्लास स्किप करके देखूँ क्या एप्लीकेशन पे। आपको भी एप्लीकेशन पे एक्सेस दिया जाएगा, आपको पहले दिन से दिया जाएगा, यू डोंट वरी, ठीक है। तो बस मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी थोड़ा सा रोज़ मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ मैं। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक साइकिल खरीदा था, ठीक है। अच्छा साइकिल खरीदा था एकदम, साइकिलिंग करने के लिए। तो इनिशियली आई वॉज वेरी एक्साइटेड, साइकिल लेके बहुत दूर दूर तक 30 किलोमीटर एक दिन कंप्लीट किया मैंने साइकिलिंग से, ठीक है। नया नया था ना साइकिल, मज़ा आ रहा था, बहुत सालों के बाद साइकिल चलानी थी। उसके बाद वो एक्ट मुझे बोर्डम लगने लगी, ठीक है। रोज़ बैडमिंटन खेलने के लिए मैं, मेरे घर से वो बैडमिंटन कोर्ट लगभग 4 किलोमीटर जाना है और 4 किलोमीटर आना है, तो 8 किलोमीटर का रोज़ का डिस्टेंस है। रोज़ मेरी इच्छा होती है, जब मैं घर से निकलता हूँ ना सुबह 5:30 बजे, 5:30 बजे मैं निकलता हूँ घर से, तो रोज़ मेरी इच्छा होती है, अभी तो ठंड भी पड़ रही है, तो रोज़ मेरी इच्छा होती है कि मैं कार लेके जाऊँ या फिर टू व्हीलर लेके जाऊँ। रोज़ रोज़ मेरा मन कहता है, बहुत कमीना है, मतलब मेरे को रोज़ पैर ऐसे उठाने पड़ते हैं कि नहीं, मुझे बाइक लेके जाना है, मुझे मेरी गाड़ी लेके जानी है, साइकिल नहीं चाहिए। फिर भी मैं मेरे मन का नहीं सुनता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, डायरेक्टली साइकिल की चाबी उठाता हूँ और लेके जाता हूँ। बिल्कुल पसंद नहीं आता है, कभी कभार बोरिंग लगता है, बट मैं पुश करता हूँ खुद को। मैं रोज़ हारता हूँ, रोज़ मेरा मन कहता है, मेरा मन कभी नहीं कहता कि साइकिल लेके जाना है, बट फिर भी रोज़ साइकिल लेके ही जाता हूँ मैं। और रोज़ का 8 किलोमीटर का साइकिलिंग है मेरा, ठीक है। उसके बाद बैडमिंटन के 4-5 गेम, फिर घर आता हूँ 7 बजे वापस, और फिर मेरा रूटीन शुरू। आपको भी फील होगा कि क्लास में फेस टू फेस आज ऑप्शन है ना मेरे पास, मैं ऑनलाइन देखता हूँ, नहीं, मैंने इसलिए ऑनलाइन नहीं लिया था, मुझे फेस टू फेस क्लास करना था, इसलिए मैंने फेस टू फेस एडमिशन लिया है, बराबर है ना। पैसा ज़्यादा भरा है, ऑनलाइन क्लासेस आपको थोड़े कम अमाउंट पे मिलता है, बट वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो आप वहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे करोगे ना, तब आपको समझेंगे। अगर आपको वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं हुआ ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। आपको यहाँ पे आना है किसी भी हालत में, एक बार आपने घर से कदम बाहर डाल दिया ना, बात खत्म। और जल्दी टाइम पे आना है, रोज का लेट नहीं होना है। अब सुबह 8 बजे लेक्चर है ना, तो आप 7:45 को यहाँ पे टच हो जाओ, कुछ नहीं, पहले 8 दिन अलग लगेगा। और ऐसा मैंने जब से पुश करना शुरू किया, मुझे दूसरे एडवांटेजेस दिखने लगे। पहले 7 दिनों में मैं, मतलब पुश करने के बाद, मतलब पहला महीना एकदम मस्त था, हर संडे की राह देखता था मैं। संडे में बाहर कहीं दूसरे गांव जाता था घूमने के लिए साइकिल लेके, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन अभी वो 8 घंटों में ना, सॉरी, वो 8 किलोमीटर के ट्रैवल में ना, मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, मेरा मन कुछ कुछ भी सोचता रहता है, मतलब मुझे भी पता नहीं होता कि मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। अकेला 5:30 बजे, इमेजिन करो रास्ते पे मैं साइकिल, मतलब हेवी ब्रीदिंग हो रहा है, आप थके हुए हो, ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड काम का चल रहा है, मुझे क्या करना है क्लास में, मुझे कोई चीज़ करनी है, नोट्स अपडेट करने हैं, कुछ भी सोचना शुरू रहता है। नाउ आई एम एंजॉइंग इट अ बिट। अभी मुझे पुश नहीं करना पड़ता है, अभी मेरा वो मसल मेमोरी हो गया है, मुझे अभी साइकिल लेके जाना ही पसंद है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहा है, वो आपको जानबूझ के प्रॉब्लम्स देगा। आपको फेस टू फेस क्लासेस में आना है ना, सुबह 8 बजे आना है, मतलब आना है किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अपना कुछ है कि नहीं यार, हम कुछ डिसाइड करते तो करके दिखाएंगे कि नहीं। अगर यहाँ पे हारेंगे तो मेन एग्जाम में भी हारेंगे। डिसिप्लिन होना चाहिए, देखो कंसिस्टेंसी वाले लोग बहुत आगे जाते हैं। तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूंगा। अभी मेरे बच्चे को मैं स्विमिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है, सीख गया ऑलरेडी, अभी एडवांस बैच में ट्रेनिंग ले रहा है वो। उसको घर में मैं ठंडे पानी से नहलाता हूँ, इस पीरियड में भी। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, सर क्या आप आदमी हो या उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है अभी। नाउ ही इज रेडी फॉर इट। असते जरा आंघोळ करताना म्हणतोय जरा ते गरम पाण्याचं वॉटर टॅप सुरू करू काय, पण मी त्याला नाही म्हणतो डिसिप्लिन, त्याला डिसिप्लिन पहिल्यापासून शिकवायचं,
डिसिप्लिन चाहिए। देखो जीतेंगे हारेंगे डजेंट मैटर, डिसिप्लिन चाहिए, मतलब चाहिए। तो क्लास आना है मतलब आना है, रोज सुबह यहाँ पे आएंगे। भले ही एक दिन मूड ऑफ है, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बैठेंगे जैसे अभी बैठे हैं, लेकिन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बात खत्म, सिंपल है। एंड आफ्टर सम डेज यू विल रियलाइज कि नाउ मुझे घर में बैठना पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं आया ना तो कसतरी होते हैं मतलब। समझ में आ रहा है क्या? ये होगा आपको, देखो आप बस इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ठीक है, और आपका मूड का मेंटेनेंस कैसे करना है हमें अच्छी तरह से पता है, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको पता भी चलता है कि 3 घंटे कब खत्म होते हैं। धीरे धीरे ये आदत हो जाएगी। हाँ, हर दिन एंटरटेनमेंट नहीं होगा बस, नहीं तो वो अगर हम करते बैठे तो पढ़ाई कहीं छूट जाएगी। ठीक है ना, हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं सर, मूवी लगाओ गाना लगाओ, कभी कभार ठीक है। ठीक है, आज मैच है मैच लगाओ सर, कभी कभार ठीक है। अकाउंट्स के लेक्चर में तो कभी कभार भी नहीं होता वो, क्योंकि मुझे भगवान ने वो परमिशन नहीं दिया है। ठीक है, भगवान ने बोला कि तुम्हारा सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, चुपचाप पढ़ाते रहो, नहीं तो बच्चों की गालियां खानी पड़ेगी, और मुझे आपकी गालियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, हाँ जी, चलो आगे बढ़ू क्या? बस बताना ये है, फाउंडेशन का एग्जाम होके 1 महीना हो चुका है, आपको आपके शरीर को छुट्टियों की आदत है, घर में बैठना अच्छा लगता है। सडनली ये चेंज हुआ है आपकी जिंदगी में, तो ये चेंज अडेप्ट करने में समय लगता है। जस्ट पुश योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 20 डेज एंड सी आफ्टर दैट आपको घर में बैठना पसंद नहीं होगा, यहां पे आना पसंद हो जाएगा। एंड संडे इज देयर ना, संडे को छुट्टी लेंगे, संडे को मजे करेंगे, संडे को आप जो चाहिए वो करो, लेकिन वीकडेज में कंपल्सरी कंसिस्टेंटली एक दिन भी क्लास नहीं बंक करूंगा, ऐसा डिसाइड करो। एक दिन भी क्लास बंक नहीं करूंगा और पूरा मन लगा के पढ़ाई करूंगा, और जो क्लास में पढ़ाते हैं सब सर्स वो घर जाके वापस से पढ़ूंगा, यही मेरा काम है रोज का। दैट्स इट। ये करके अगर मुझे कुछ समय मिलता है तो आई विल कीप दैट टाइम फॉर मी। उसमें मैं इंस्टा रील्स देखना पसंद करता हूं तो सर मुझे मत टोकिए, मैं उसमें इंस्टा रील्स देखूंगा, खत्म, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अगर आप ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हो। लेकिन वो छोड़ के अगर आप रील्स देख रहे हो तो आप अपने जिंदगी का बहुत कीमती समय गंवा रहे हो, याद रखना। ठीक है, और ये जिंदगी आपको सेकेंड टाइम नहीं मिलेगी। फटाफट मुझे पढ़ के बाहर निकलना है यहाँ पे। अभी फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में पास होने के बाद आपको कैसा लगा? ये 8-10 बुक्स रख दो साइड में, जरूरत नहीं है इसकी अभी। क्या फीलिंग था यार, इमेजिन वैसे ही आप इंटर पास हो गए पहले अटेम्प्ट में, दोनों ग्रुप खत्म, 6 सब्जेक्ट आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। अभी मस्त लग रहा है एकदम, आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट आया है, बट बेटा ये आसान नहीं है, ये भी पहले बता दूं। इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या लगती है, और तपस्या को ही हम लोग अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी बोलते हैं, बाकी क्या। ठीक है ना, रोज सेम काम करना है बिना थके, दगड़, नो इमोशंस एट ऑल। इमोशनल क्यों होते हो यार, क्या जरूरत है इमोशनल होने की? इमोशंस एक गेम है, इमोशनल क्यों होना है? नहीं होना इमोशनल, इमोशनल होना आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, आपको कमजोर बनाता है वो। कभी कभार मैं काम करता हूँ, मेरे रूम का दरवाजा बंद करके घर में काम करता हूँ, मेरा बेटा वहां से बाहर से दरवाजा खटखटाता है, 15 मिनट उसको खटखटाने दो, मैं वहां पे ध्यान नहीं देता हूँ। इमोशनल नहीं होना है। हाँ, जैसे ही काम खत्म हुआ मैं जाऊंगा उसके साथ खेलूंगा, उसके लिए मैंने 1 घंटा निकाल के रखा है, तो उसमें ही उसका टाइम है। अभी उसको वो चीज डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, दैट्स इट, सिंपल है। नहीं तो मैं हार जाऊंगा ना बेटा, सिंपल है, मेरा मेरा टाइम जाएगा। अगर हर वक्त मैं सभी की सुनता रहूंगा तो मैं मेरा करियर कब करूंगा? तो अपने करियर के बारे में सोचो, यही टाइम है। ओके, कर पाओगे आप लोग, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, बस पुश करना है। आज मन नहीं कर रहा है ना सुबह, मंडे को आपको फील होगा ही, मंडे को सुबह मुझे भी फील होता है कि क्लास जाके क्या पढ़ाऊं अभी, मैं पुश करके यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद सब भूल जाता हूँ। देखो, एक बार मैंने घर छोड़ा ना, बात खत्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपके सामने आके बैठ गया ना तो मुझे ही पता नहीं चलता है कि ये 3 घंटे का लेक्चर कब खत्म हुआ। और जो रोज डिसाइड करके आता हूँ ना, उसमें से मैं बस 70% ही कंप्लीट कर पाता हूँ। आज तक का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक जिंदगी में, मे बी मैं ज्यादा सोच के आता हूँ, बट बट आज तक कभी वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट मेरा हुआ नहीं है
कि आज मैंने लेक्चर में इतना इतना पढ़ाना है डिसाइड करके आया हूँ और मैं इतना पढ़ा के गया हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हर रोज हारता हूँ मैं, फिर भी मुझे ये लाइफ अच्छी लगती है। ठीक है, बिकॉज आई एंजॉय इट एंड आई एंजॉय इट बिकॉज मैं फीलिंग्स साइड में रखता हूँ। ठीक है, जल्दी सीखो। फन फैक्ट बता रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। वो पिक्चरों में जो जिंदगी दिखाते हैं ना, वो रियल लाइफ में नहीं होती। एवरीथिंग इज गुड, हम बाहर जा रहे हैं, सब ऐसा मतलब सीनरी है, हम जो चाहते हैं वो अचीव करते हैं, इमीडिएटली मिल जाता है। नहीं, विराट कोहली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कौन हो? बराबर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आना है दोस्तों, यहां पे आने से ना एक कनेक्शन बनेगा। जो फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनको कनेक्शन बनाना है तो सामने से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर्स भी आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना। प्रॉब्लम है आपको, क्वेरीज है, डाउट्स है ऑनलाइन लेने वाले, यहाँ पे आ जाओ क्वेरीज लेके, वीक में एक बार मिलेंगे, डिस्कशन होगा, राइट। और जो यहाँ पे है वो तो आप बिंदास क्वेरीज पूछ ही सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, मेरे सेशन के बीच में पहला सेशन होने के बाद क्वेरीज एंटरटेन करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे रुकूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। हाँ, लेकिन सेकेंड सेशन के बाद मुझे मत पूछना क्योंकि मेरा इमीडिएट लेक्चर होता है, बाकी कुछ नहीं। चलो, शैल वी प्रोसीड नाउ? तो डोंट फील डाउन, कम ऑन, वी कैन डू इट। हमारा सफ़र अभी बहुत दूर है, हमें सोचना ही नहीं है, इमोशनल होना नहीं है। और ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक ही पढ़ाई में ये खत्म करना है, मुझे वापस से नहीं पढ़ना है। इसमें मैं मतलब डर किस चीज़ का होना चाहिए, मैं आई थिंक फाउंडेशन को ये पहले ही बता चुका हूँ, फाउंडेशन वाले बच्चों को डर किस चीज़ का होना चाहिए। इमेजिन आप अभी फाउंडेशन वापस पढ़ रहे थे, कैसा लगता आपको? वो घटिया सा कौन सा सिंगल एंट्री वाला चैप्टर, अब सर अभी बोल रहे हो, उस वक्त तो बोल रहे थे बहुत मजा आता है ये सॉल्व करने में, उस वक्त बताना पड़ता है बेटा। अब इंटर की बात है, मैं आपको बाद में पास होने के बाद बताऊंगा क्या क्या घटिया है इसमें। ठीक है, वैसे पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फैक्ट है ये, बट फिर भी करना पड़ता है यार। सब कुछ अच्छी चीज़ें जो लगती है वही करने के लिए हम नहीं बने। हाँ, इसमें भी एंजॉयमेंट है, वो ढूंढेंगे। पॉजिटिव साइड्स देखना शुरू करो, निगेटिव साइड्स देखने से अच्छा है। एंड रो मत एक दूसरे के बीच में, अपने दुख किसी को मत बताओ, दुख सुनने को भी नहीं मिलेंगे। एक बच्चों की बहुत घटिया आदत होती है, किसी के भी सामने जाते हैं ना, रोना शुरू कर देते हैं। क्या है यार, ये भी क्या जिंदगी है? बेचारा दूसरा बैठा हुआ है शांत, पढ़ाई कर रहा है, उसको भी बर्बाद कर देते हो, उसको बोल देते हो क्या ये क्या जिंदगी है क्या? फिर वो उसका मतलब ऑलरेडी उसने सब दबा के रखा होता है, सडनली एक्सप्लोड कर देता है। क्यों करते हो यार? फिर वो उसके दुख सुनाना, अरे तुम्हारे दुख पहले से क्या कम है, उसके दुख सुनने के लिए बैठे हो? उससे अच्छा है कि आप बोलो कितना मस्त है सर, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ध्यान देते हैं, चलो मजे करते हैं। झूठ मूठ का क्यों ना सही, बोलो यार ऐसा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा बच्चों। ठीक है ना, सुबह 8 बजे आना है, मतलब आना है, कुछ भी हो जाए, पुश योर सेल्फ। ठीक है, हम ट्रेन हार्ड करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। एंड कंसिडर दिस एज अ वॉर, पहले से तैयारी करनी जरूरी है। ठीक है ना, हमारा वॉर किसके साथ है? एग्जाम के साथ। आईसीए के साथ मत बोलो ना, लाइको एग्जाम के साथ, राइट। हम जीतेंगे ये वॉर। चलो, जज्बा होना चाहिए। देखो खत्म, पहले अटेम्प्ट में खत्म करूंगा। एंड अगर दोनों ग्रुप करने की इच्छा अभी से है आप में, तो याद रखना डे 1 से पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? घर जाके जो पढ़ाया है वही पढ़ना है, वापस से सॉल्व करो सारे एग्जाम्पल घर जाके, इतना ही करो और कुछ नहीं करना है। इसके 2 फायदे हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, नेक्स्ट डे आप क्वेरीज लेके आओगे। आप बहुत सारे बच्चों को कभी नहीं आता है कि क्वेरीज नहीं आते, मुझे क्यों नहीं आते? अरे बेटा, जो बैग यहां से लेके जाते हो वो सुबह उठा के वापस ले आते हो, कैसे आएगी क्वेरी? उसके लिए पढ़ो, और आज से पढ़ोगे ना तो दोस्तों आपका ग्रुप 1 ऑलमोस्ट क्लासेस के साथ खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट 1 टाइम स्टडी, तो आपका प्रेशर ऑलमोस्ट रिलीज हो जाएगा। यू विल बी एबल टू डू सेकेंड ग्रुप क्लासेस। देखो दोस्तों, सिर्फ 3 महीने में, 3.5 महीने में मान लो आपका पहला ग्रुप खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके पास लगभग 6 महीने रहते हैं। 6 महीने में 3 सब्जेक्ट, अपमान है अपमान, सीए कोर्स का। जो फाउंडेशन पहले अटेम्प्ट में पास हुए हैं उन्होंने 2 महीने में 4 सब्जेक्ट अगर किए हैं, तो नलायको आपकी कैपेसिटी क्या है और आप क्यों गरीबों की तरह सोच रहे हो?
2 महीने में आप 4 सब्जेक्ट कर सकते हो, तो 6 महीने में 3 क्यों ले रहे हो? समझ में आ रही है क्या बात? पागल हो क्या? बस उसके लिए एक डिसिप्लिन रखना है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि दिन में 1 घंटा दे दो ना आपके खुशियों के लिए। जो भी खुशियां आपको जिस किसी से भी खुशियां मिलते उसके लिए 1 घंटा दे दो। आपको जिम करना पसंद है, जाओ 1 घंटा जिम करके आओ। उसमें पढ़ाई के बारे में सोचेंगे नहीं। सॉर्टेड लाइफ होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है ना? तो सॉर्टेड लाइफ करना सीख लो यार। और इसमें कोई मतलब बड़ा साइंस नहीं है, बस खुद को कंट्रोल करना होता है। और पता हर वक्त आपके मन को आपको चार्ज करना पड़ता है कि नहीं ये मुझे करना है, बात खत्म। आज मेरा क्लास को जाने का मन नहीं है, नहीं मुझे जाना है, उठो बैग उठाओ, ज्यादा सोचो मत, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आके बैठोगे 15 मिनट में आपका माइंड बदल जाएगा। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, यहाँ पे आते ही आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आपको लगेगा कभी कभार बोर होगा, हर रोज क्या थोड़ी एंटरटेनमेंट मूवी थोड़ी चल रहा है, मूवी में भी बोर होते हैं हम लोग कुछ कुछ। ठीक है ना? तो दोस्तों ध्यान से सुनो, करना है तो करना है, क्लास बंक नाही करणे, अजिबात नका करू। डिसिप्लिन म्हणजे डिसिप्लिन, बाकी रिझल्ट काय पण येऊ दे। तुम्हाला उद्या असं पण म्हणतील मुलं की सगळे दिवस अटेम्प्ट केले क्लास आणि पास पण नाही झाला, हु केअर्स, होणार तुम्ही पास। तुम्ही सगळे दिवस येऊन तरी बघा। भगवान उन्हीं को फेवर देता है जिन्होंने एंड तक मेहनत की। मे बी आपने फाउंडेशन में रियलाइज किया होगा, इकोनॉमिक्स में 40, अकाउंट्स में 40, ये आपके एंड तक मेहनत करने का नतीजा है, बाकी कुछ नहीं। आपने गिवअप नहीं किया 200 पे पास होना, आपने गिवअप नहीं किया इसलिए पास हुए आप लकी नहीं हो, आप मेहनती हो। आपने वो आखिरी मार्क के लिए गिवअप नहीं किया, आपने पॉजिटिव सोचा। दूसरे लोग बोलेंगे आपको आप लकी हो, नहीं, आप खुद से बताओ उनको कि मैं मेहनती हूं इसलिए मुझे 200 मिले। ठीक है ना? लक वगैरह कुछ होता है फैक्टर, वो उन्हीं को मिलता है जो अंत तक प्रयास करते हैं, दैट्स इट। तो आपके प्रयासों में ये भी आना चाहिए, ये भी ऐड होता है। आज ऑप्शन है मेरे पास, ऑनलाइन देख सकता हूं इसलिए मैं बोर हो रहा हूं इसलिए ऑनलाइन देखूंगा, ऐसा नहीं है। यहां पे आना है। क्लियर है? चलो, यहां पे एक फायदा क्या होता है पता है? अभी कल परसों कोई सो रहा था, 2 मिनट में मैंने उठाया। ठीक है ना? ऑनलाइन में इससे भी ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे जो ऑनलाइन करेंगे, बहुत सारे हमारे क्लासेस के बच्चे भी ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ओके? उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट यही है कि डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। आपको मन करेगा मोबाइल बंद करने का, नहीं करना है। लैपटॉप बंद करके जाने का मन करेगा, 2 घंटे के बाद देखता हूं, आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखो, कोई दिक्कत नहीं, बट बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। आज का बैकलॉग, सॉरी आज के लेक्चर आज ही होने चाहिए। तो ये डिसिप्लिन रखोगे तो उनके भी दोनों ग्रुप होने के चांसेस। तो देखो टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा भी है नुकसान भी है। ठीक है ना? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट टू रिमेंबर में पहला पॉइंट कौन सा देखा हमने? एक्रूअल ऑफ डिविडेंड इज नॉट सर्टेन लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है ना? अगले पॉइंट में लिखेंगे हेंस नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड along with purchase or sale of shares. Hence no question of payment of dividend along with purchase or sale of shares. ब्रैकेट में लिखो that is no concept of एक्स डिविडेंड कॉमा कम डिविडेंड, जैसे इंटरेस्ट के केस में होता था। तो जर्नल एंट्री ऑन परचेस, चलो बताओ फटाक से क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट खरीदने पे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट। टू
बैंक अकाउंट। यहां पे अमाउंट क्या होगी दोस्तों, कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंस। AS13 याद है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट इनिशियली रिकॉग्नाइज होगी एट कॉस्ट। समझ में आया, फाइन। जर्नल एंट्री ऑन सेल्स, जब हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तब क्या एंट्री होगी, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। यहां पे हम कैसे, कौन सी चीज लेंगे, सेल वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस। ब्रोकरेज वगैरह कुछ है तो माइनस करना ना भूलिएगा। करेक्ट है क्या दोस्तों? ऑन सेल प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है शैल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। आपको पता है डिबेंचर वाले केस में ये परचेस एंड सेल का अकाउंटिंग समझने के लिए हमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगभग आधा घंटा डिस्कस करना पड़ा था, जो यहाँ पे है ही नहीं। तो हो गया, ये इतना ही करना है शेयर्स के केस में। ठीक है बच्चों, नाउ राइट डाउन पॉइंट नंबर C। पॉइंट नंबर C, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर्स। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो तीन तीन रिटर्न आपको मिलते हैं, उसमें हमें पहला लिखना है नंबर 1, यहां पे ऐसे लिखो, दैट इज डिविडेंड बोनस शेयर्स एंड नंबर 3 राइट शेयर्स। तो चलो C में पॉइंट नंबर 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, write down, before discussing accounting treatment in the books of investor, in the books of investor, let's just understand few important things about dividend. Few important things about dividend. ठीक है, तो डिविडेंड के बारे में कुछ जानकारी पहले लेते हैं, ठीक है ना। तो नोट नंबर 1,
कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड डेट। तो पहले रिकॉर्ड डेट मतलब क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन, इट इज अ कट ऑफ डेट, it is a cut-off date decided by the company. It is a cut-off date decided by the company. cut-off date समझते हो, मतलब कोई भी एक डेट जो कंपनी ने डिसाइड की है कि हाँ इस तारीख पे जो हमारे शेयर होल्डर्स है उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा। It is a cut-off date decided by the company to distribute dividend. Whoever is owner of share, whoever is owner of share on this date is entitled to receive dividend. तो दोस्तों जो कोई भी शेयर्स का ओनर रहेगा उस पर्टिकुलर तारीख पे उसको डिविडेंड मिलेगा। बाकी कंपनी ये नहीं देखेगी कि ये डिविडेंड कौन से अकाउंटिंग ईयर का दिया जा रहा है, किसको मिलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। जो शेयर का ओनर है उसको ये रिकॉर्ड डेट पे जो भी कोई ओनर है उसी को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बैंक में पैसा जमा कर दिया जाता है। क्लियर है क्या दोस्तों, पहला कंसेप्ट समझ में आया? फाइन। रिकॉर्ड डेट आपको देखना पड़ेगा। अभी आप बहुत सारे बिजनेस वाले न्यूज़पेपर्स पढ़ते नहीं हो, लेकिन बिजनेस वाले न्यूज़पेपर्स में मोस्टली डिविडेंड डिक्लेरेशन का वगैरह आता है न्यूज़, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रिकॉर्ड डेट कंपनी ने कौन सी डिसाइड की है। अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बोनस शेयर्स इशू किए, ठीक है, तो उनका बोनस शेयर्स का रिकॉर्ड डेट था 30 नवंबर, सॉरी 30 नवंबर नहीं, अक्टूबर, 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर के दिन जिनके पास रिलायंस के शेयर्स हैं, मान लो किसी ने 28 अक्टूबर को भी खरीदा है ना, तो उसको भी बोनस शेयर्स मिल जाते हैं। रिकॉर्ड डेट का मैजिक देखो, रिकॉर्ड डेट मतलब पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं ये लोग कि हाँ इस तारीख को जो जो शेयर होल्डर रहेगा ना उन सभी को क्या मिलेंगे, बोनस शेयर मिलेंगे या फिर डिविडेंड मिलेगा, व्हाटएवर। कभी कभार एडवांस में अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं और 30 नवंबर को जो जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलेगा। तो इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट डिविडेंड कुछ लोग नए शेयर्स खरीद भी लेते हैं, तो उनको भी मिल जाता है। बट रिकॉर्ड डेट के दिन, अब ये रिकॉर्ड डेट डिसाइड करना किसका काम है, कंपनी का काम है। हाँ ऑब्वियसली अभी मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और 30 नवंबर डेट अनाउंस कर दिया। आज तारीख कौन सा है, 15 नवंबर, तो मैं शेयर्स बेचूंगा क्या? मुझे पता है 30 नवंबर के दिन मुझे डिविडेंड मिलने वाला है, तो आई विल कीप दो शेयर्स। तो मोस्टली मार्केट वहां पे रिएक्ट भी करता है, लोग शेयर्स बेचना बंद भी कर देते हैं, ठीक है। मोस्टली रिकॉर्ड डेट डिसाइड करना किसका काम है, कंपनी का काम है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड दे टेल यू द रिकॉर्ड डेट। क्लियर है? फाइन। हमें बस ध्यान में क्या रखना है कि डिविडेंड के केस में डिविडेंड इन्वेस्टर को देखना है। आप इन्वेस्टर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो आपको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कौन से डेट के ऊपर आधारित है, रिकॉर्ड डेट पे आपके पास शेयर्स है कि नहीं है उसके ऊपर आधारित है। अगर रिकॉर्ड डेट के दिन आपके पास शेयर्स है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या दोस्तों? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक है क्या? चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, चलेगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है और ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद कितने बजे? शार्प 1:30 बजे।